जैकब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जैकब खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है और हम पिछले 2 दिन से जो मनाजिर देख रहे हैं, सबसे पहले तो कल ISPR का जो शदीद रद्द अमल आया है और जो प्रेस रिलीज़ आई है उसमें बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा गया है क्या है कि जो उन्होंने जमात का नाम लेके उनको डायरेक्टली मुखातिब करके कहा गया है कि जिस तरह से इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी कानून के मुताबिक, और जो कयास इन्होंने फैलाया है, जिस तरह से 75 साल में जो दुश्मन ना कर सका वो इधर जो कहले कौमी लोगों ने किया, जो नेशनल है यहाँ के, उन्होंने ये कर दिखाया। किस तरह से देखते हैं आप ISPR के इस रद्द अमल को? जैकब खान साहब, आपकी ऑडियो का थोड़ा सा इशू है, प्लीज अपनी ऑडियो म्यूट है, इसको अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, ताकि आपकी आवाज हमारे देखने वालों तक पहुंच सके। जी हाँ जी बिल्कुल, आज जी प्लीज शुरू कीजिए। देखिए उर्मिला साहिबा, मुझे ISPR की स्टेटमेंट से बहुत बड़ी हद तक इत्तफाक है। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में और इस्टेब्लिशमेंट में इख्तिलाफ राय और तजाद रहा है और 1956 से रहा है, लेकिन एक बात जिसका पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने, वो छोटी कौम परस्त जमातें हों या बड़ी कौमी जमातें हों, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज और इस्टेब्लिशमेंट में फर्क करवा रखा है। इस्टेब्लिशमेंट एक और चीज है, एक खास किरदार है, आप उस किरदार पर बात करते हैं। आप अफवाज पाकिस्तान को, प्रोफेशनल आर्मी को, उनके सिंबल्स को अटैक नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जो मुल्क की फौज होती है, एक तो उसका दिफाई किरदार है, दिफाई किरदार के साथ साथ फौज का एक सिंबॉलिक रोल है। वो मुल्क के इत्तेहाद की, इत्तफाक की और मुल्क की जो एक कौमी पहचान है उसकी अलामत होती है। इसीलिए आप दुनिया में कहीं जाएं, जब कोई बड़ा डिग्निटरी जाता है तो वो उसको गुमनाम सिपाही की कब्र पर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो गुमनाम सिपाही जो है वो उनके मुल्क का सिंबल होता है, मुल्क की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों का सिंबल होता है। अब आप देखिए, जो कल इन 2 रातों से परसों रात से जो अटैक्स किए जा रहे हैं, उसमें किसको अटैक किया जा रहा है? उसमें शुहदा की यादगारों तक को अटैक किया जा रहा है। मतलब उसमें उन जगहों को अटैक किया जा रहा है जिनको 1947 में भी अटैक नहीं किया गया था। पाकिस्तान में इतनी तहरीकें चली और उन तहरीकों ने इतने रुख लिए, हमने बड़ी बड़ी अवामी तहरीकें देखी। 1960 के आखिर में अयूब खान के खिलाफ चलने वाली तहरीक शायद पाकिस्तान की पूरी तारीख में उससे एक बड़ी तहरीक नहीं चली जो एक फौजी डिक्टेटर के खिलाफ थी। लेकिन आपने नहीं देखा कि वो तहरीक अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ चली जाए, वो अयूब खान के खिलाफ तहरीक थी। उसमें अगर गाली भी दी जाती थी तो अयूब खान को दी जाती थी। पाकिस्तान की अफवाज की बेहतरामी नहीं की गई। तो इस तरह का लो कि आप अफवाज पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के सिंबल पर और पाकिस्तान के स्टेट के सिंबल्स पर भी, जो फौज के भी नहीं है लेकिन पाकिस्तानी रियासत के सिंबल हैं। जैसे आपने बताया रेडियो पाकिस्तान, देखिए जो रियासती ब्रॉडकास्टिंग इदारे हैं, ठीक है, हमें नापसंद सही, हमें उनकी ब्रॉडकास्टिंग पसंद हो या नापसंद हो, लेकिन वो सिंबल होते हैं पाकिस्तान की रियासत का, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं। फिर रियासत के साथ, क्योंकि रियासत कौम की मलकियत होती है, जैसे आपने बताया, ये तमाम की तमाम पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं है, अगरचे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को भी अटैक किया गया। तो इन्होंने एक इतनी बड़ी रेड लाइन बदकिस्मती से पार की है। ये उस तरह की रेड लाइन है जो एक वक्त में अल्ताफ हुसैन ने अबूर कर ली थी, जिसके बाद फिर निभाह मुश्किल हो जाता है। खान साहब, ये रेड लाइन फिनोमिनन भी डिफाइन करें जी हमारे सामने। किसी एक शख्सियत के ऊपर ये कह देना, तमाम सियासी जमातों के लीडरान से उसके कारकुनान को प्यार होता है, ये मुसल्लम हकीकत है और दुनिया भर में है और कई सालों सदियों से है, ये होता है। लेकिन ये जो किसी एक शख्सियत के ऊपर इस किस्म का डेडलॉक, खुदा न खास्ता वो शख्सियत किसी ऐसे तजर्बे से नहीं गुजर रही कि वो दोबारा सियासत में नहीं आएगी या वो दोबारा इस दुनिया के कारोबार में नहीं आएगी। एक प्रोसेस है, वो ठीक है या गलत है, उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, मुल्क में कानून मौजूद है। ये रेड लाइन फिनोमिनन क्या है जिसको इतना ज़्यादा पीटा गया कि लोगों के जहन में ऐसी जहर फशानी की गई कि अब वो रुके नहीं दे रही है, अब वो शायद उनके भी बस में नहीं है जिन्होंने उसको रोकना है। ये क्या है सर? बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात जो है वो पूछी है। देखिए, रेड लाइन एक ऐसी लाइन है जिसका
अबूर किया जाना हमें गवारा नहीं है। अब क्या रेड लाइंस हैं? पाकिस्तान में हमारी दो ही रेड लाइंस हो सकती हैं। एक रेड लाइन है रियासत पाकिस्तान, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। कोई ऐसा काम जिससे पाकिस्तान की रियासत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे वो काबिल कबूल नहीं हो सकता, जैसे मैंने अभी आपको बात की। दूसरी हमारी रेड लाइन है पाकिस्तान का आइन, क्योंकि पाकिस्तान के आइन ने इस मुल्क को इकट्ठे रखा हुआ है और ये रियासत और अवाम के दरमियान में माहिदा है। कोई फर्द उस सूरत में बिल्कुल रेड लाइन नहीं हो सकता जब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। इमरान खान की रेड लाइन का क्या मतलब है? इमरान खान एक सियासतदान है। बतौर एक सहाफी के मुबस्सिर के मेरा हक है कि जिस सियासतदान पर जितनी चाहूं तनकीद करूं, मुझे सिर्फ इंसाइटमेंट टू वायलेंस का हक नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि जाओ और इमरान खान को मार दो। इससे कमतर इमरान खान पर जो चाहूं मुझे क्रिटिसिज्म का हक है, क्योंकि वो सियासतदान है, पब्लिक प्रॉपर्टी। उसके बाद वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उन्हें इस्तिस्ना हासिल नहीं है। वो खुद मुसलसल ये समझाते रहे हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। जब कानून की नजर में सब बराबर हैं तो उन पर भी पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून उसी तरह से लागू होता है जिस तरह से किसी और पर लागू होता है। अगर कानून के तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो उनका काम है कि वो कानूनी तौर पर अपने आप को क्लियर करें। और दिलचस्प बात तो यह है कि अपने 4 साल में तो उन्होंने अपने किसी मुखालिफ को छोड़ा ही नहीं, और नैब के लॉ को उन्होंने जिस तरीके से अब्यूज किया उसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। कौन सा मुखालिफ है उनका, कौन सा सियासी मुखालिफ है जो कई कई महीने जेल में गुजार कर नहीं आया? उसमें एक साबिक सदर भी शामिल है, 2 साबिक वज़ीर आज़म भी शामिल हैं, और एक वज़ीर आज़म बेचारे को तो नाअहल करके मुल्क से भी भगा दिया गया जेल में डालकर। अब जबकि नैब लॉ उस तरह का नहीं है जिस तरह पहले था, यानी उस वक्त तो 90 दिन तक जो है वो जमानत का सवाल ही नहीं था। जिसको नैब ने उठा लिया 90 दिन तक बंद। हम बातें करते रहते हैं, मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये रेड लाइन इतनी हमकाना चीज है। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने अपने फॉलोअर्स को इश्तियाल दिलाया और इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया। जगमोहन साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, मेरा यहाँ पे सवाल भी यही था कि यहाँ पर ये सिर्फ 1 या 2 दिन की बात नहीं है कि ये 2 दिन के अंदर कौम के अंदर या इनके कारकुनान के अंदर वो इश्तियाल आया है। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के जहनों में ये डाला गया है, और ख़ास करके आर्म फोर्सेस के हवाले से। पहले सिर्फ ढके छुपे अल्फाज में शायद हम पाक आर्मी का नाम लिया करते थे, अब डायरेक्टली नामों के साथ उनको टारगेट करना, उनके खानदान की तस्वीरों के साथ, यस, पर्सनालिटीज के को डायरेक्टली टारगेट करना, और ये जलसों के अंदर, बड़ी बड़ी जुलूसों के अंदर इस तरह की बात करना। तो लोगों के जहनों में जो ये जहर आया है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सियासी जमातों ने डाला है। ये किसी एक दिन की बात तो नहीं है। जी उर्मिला साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, जो इमरान खान है, जो बाकी सियासतदानों से उनका एक फर्क है कि इमरान खान 21वीं सदी के पॉपुलिस्ट सियासतदान, पॉपुलर नहीं, पॉपुलर तो जरूर होंगे। पॉपुलिस्ट का मतलब है ये ऐसा सियासतदान जो मुल्क में तकसीम करता है, जो किसी एक ग्रुप पर ये कहता है कि सारे मसाइल उनकी वजह से हैं और तमाम मसाइल का हल मैं खुद हूं। अब इमरान खान ने जो तकसीम पैदा की, वो तकसीम उन्होंने शुरू की तमाम सियासतदानों को, तमाम सियासी तबके को एक गंदा करके, उन्हें मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार ठहरा के, और अपने आप को एक पाक साफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर पोर्ट्रे करके। लेकिन अगली स्टेज पर जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने मदद नहीं की जिस मदद की वो तवक्को रखती थी, तो उन्होंने वही जो दुश्मन का सिंबल था, जो इल्जाम लगाने के लिए जो टारगेट था, उस सियासी जमातों से ज्यादा पाकिस्तान की अफवाज को बना लिया। और फिर मैं ये कहूंगा, ये फर्क कीजिएगा, अफवाज को बनाया, एस्टैब्लिशमेंट को नहीं बनाया। ठीक, बिल्कुल। देखिए, आप फर्क कीजिए, जो पुरानी जमातें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात करती रही हैं, अफवाज का एहतराम करते रही हैं। अफवाज और एस्टैब्लिशमेंट में हमेशा अपने तज्जिए में फर्क कीजिए। एस्टैब्लिशमेंट में तनकीद का सबको हक है, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, कभी हमें कुछ नहीं कहा जाता, मुल्क को नुकसान नहीं होता। लेकिन जब अफवाज पाकिस्तान को आप टारगेट करते हैं, बंदूक उठाए हुए सिपाही को टारगेट करते हैं, शहीद की यादगार को आप मिसबार करते हैं, जो उनका कोर रोल है, आप इदारे पर हमलावर होते हैं, तो फिर आप मुल्क के खिलाफ ये जो कर रहे होते हैं। जगम खान साहब, कल ये जो आपने शोहदा की बात की ना, सिर्फ छोटा सा कमेंट मैं जरूर करना चाहता हूँ कि यकीन जानिए दिल दुख गया जब मैं सोच रहा था कि अगर उन शोहदा की फैमिलीज देख रही होंगी
اور وہ شہید جس وقت اس نے جان دی ہوگی، جب وہ اس میدان جنگ کے اندر موجود ہوگا اور وہ گولی کھانے والا ہوگا، مے بی ہی ہیڈ آپشنز کہ وہ نہ کھائے، لیکن وہ شہید ہو گیا، وہ مر گیا، اس دھرتی پہ قربان ہو گیا. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں اس کی تصویروں کے ساتھ، اس کی یادگاروں کے ساتھ، اور صرف سیاست کے لیے؟ مطلب دس از ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے. ثاقب ہیں ہمارے بالکل، ثاقب بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے. زیغم خان صاحب آپ کی اجازت سے ثاقب سے ذرا ہم تازہ ترین صورتحال لے لیتے ہیں. ثاقب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ اس وقت آپ کہاں پہ موجود ہیں، کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ کل تو ہم نے دیکھا ہے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، تحریک انصاف کی تقریباً تمام ہی جو مین قیادت ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے. کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، جو مرکزی قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. رات گئے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی جو ہے ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی گئی ہے. فواد چودھری سپریم کورٹ کے باہر سے گرفتار ہوئے. اسد عمر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے جو ہے وہ گرفتار ہوئے. اس کے علاوہ کل دن بھر اور رات گئے تک جو ہے وہ مظاہرے جو ہے وہ جاری رہے. یہاں پہ تھانہ رمنا جو ہے وہ اس کو جلایا گیا. اس کے علاوہ املاک کو بھی نقصان ہوا، گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا. جو پولیس اور مظاہرین کے درمیان جو مہاجرائی تھی وہ بھی چلتی رہی، اور اس کے علاوہ پتھراؤ بھی کیا جاتا رہا. یہاں اگر بات کریں ہم کہ عمران خان کے خلاف 2 کیسز کی سماعت جو ہے وہ کل پولیس لائنز میں ہوئی تھی. تو عمران خان کے خلاف جب کیسز کی سماعت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد یہاں قریب جو کشمیر ہائی وے ہے وہاں پہ بڑی تعداد میں مظاہرین پہلے جمع ہونا شروع ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے پیش قدمی بھی کی جو پولیس لائنز ہے اس کی طرف، لیکن وہ پولیس لائن کے قریب تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکے. جو کنٹینرز تھے وہ دور دور تک لگائے گئے تھے. پولیس ایف سی اور رینجرز کی بڑی تعداد میں بڑی جو نفری ہے وہ پولیس لائنز کے باہر اور اس کے اندر بھی موجود رہی. ابھی بھی جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ہیں وہ پولیس لائنز میں ہی موجود ہیں. اس کو سب جیل قرار دیا گیا ہے. جو 17 مئی تک 8 دن کا جو ریمانڈ ملا ہے، فزیکل ریمانڈ ملا ہے. جو نیب ہے ان کو عمران خان کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ بھی اسلام آباد کی جو پولیس لائنز ہے، وہاں گیسٹ ہاؤس ہے عمران خان کو جہاں پہ رکھا گیا ہے، وہیں پر ہوگی، وہیں پہ سوال کیے جائیں گے. جی ثاقب صاحب، یہ بھی بتائیے کہ جب سے فوج کو ڈپلوائے کیا گیا ہے، رینجرز کو، ایف سی کو، اس کے بعد بھی شدت یہی رہی ہے مظاہروں کی؟ بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ ایک اور دوسرا حصہ اس سوال کا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو پکڑ لیا گیا ہے تو ان مظاہروں کو اس وقت کیا صرف مقامی لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے؟ ابھی بظاہر کوئی لیڈرشپ جو ہے یا ان کی طرف سے کوئی بیان کے باقاعدہ طور پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ کس طرف جائیں گے اور کس وقت جو ہے وہ مظاہرہ ہوگا، کہاں پہ ہوگا، اس قسم کی کوئی ایسی معلومات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جب سے فوج کو اور آرمی کو ڈپلوائے کیا گیا ہے اسلام آباد میں، تب سے لے کر اب تک یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ان مظاہروں میں کافی حد تک جو ہے وہ نرمی بھی آئی ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو فوج کو بھی ڈپلوائے کیا گیا ہے اور سختی سے جو ہے وہ اس بات سے یقینی بنایا جا رہا ہے کہ دفعہ 144 جو اسلام آباد میں نافذ ہے اس پر بھی عمل ہو. اور ہم آپ کو لنک کرتے ہیں. ثاقب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک اپڈیٹ وہ ذرا شیئر کر لیتے ہیں. جی چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ان کی جو عبوری درخواست ضمانت ہے اس کو خارج کر دیا گیا. ایک بار پھر آپ کو بتائیں، چودھری پرویز الہی جو کہ صدر ہیں تحریک انصاف کے، ان کی جو عبوری درخواست ضمانت ہے انسداد دہشت گردی عدالت سے اس کو خارج کر دیا گیا ہے. چودھری پرویز الہی کے خلاف انسداد دہشت گردی کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. چودھری پرویز الہی کی جانب سے حاضری کی معافی کی درخواست جمع کرائی گئی تھی جس کو خارج کیا گیا ہے. مزید اس پہ کیا تفصیلات ہیں؟ ہمارے ساتھ ہارون ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے اسی حوالے سے تفصیلات لیتے ہیں. ہارون، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، انسداد دہشت گردی خصوصی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے جو مرکزی صدر ہیں چودھری پرویز الہی، ان کی انسداد دہشت گردی کے مقدمے میں جو ہے عبوری ضمانت خارج کر دی ہے. پرویز الہی کے خلاف جو ہے ان کے گھر پر ریڈ کے دوران پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکنے کا جو ہے مقدمہ درج کیا گیا تھا اور ان کے ملازمین کو حراست میں لیا گیا تھا. لیکن پرویز الہی جو ہے وہ اس دن حراست میں نہیں آئے تھے، جس پر پولیس نے پیٹرول بم پھینکنے کے حوالے سے جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. پرویز الہی نے اس میں عبوری ضمانت حاصل کی تھی. آج ان کے وکلا کی جانب سے جو ہے
मेडिकल की बुनियाद पर जो है हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की गई थी, लेकिन अदालत ने जो हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर नहीं की और उसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद इनकी अदम पैरवी की बुनियाद पर जो है अबूरी जमानत थी वो खारिज कर दी गई है। जी ठीक है हारून, तो फिर अब इस बात का इम्कान भी है कि परवेज इलाही साहब को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है इस केस में? जी बिल्कुल इस तरह है कि शायद परवेज इलाही आज इसी वजह से ही लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं हो रहे थे कि शायद अगर वो निकलते हैं तो उनको किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए और जनरल बुनियादों के ऊपर जो है वो अपनी यहाँ पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन अब अदम पैरवी की बुनियाद पर जो है इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और मुमकिन है कि पुलिस इनको गिरफ्तार करने के लिए भी इनके घर पर रेड करे। लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस इस हवाले से जो क्या कदम उठाती है, क्योंकि अब तक जो तहरीक इंसाफ के कायदीन है जिनको गिरफ्तार किया गया उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको नजरबंद किया जा रहा है, उन जो मुकदमात है उनमें उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही है। अब मजीद स्ट्रेटेजी पुलिस की क्या होती है कि पुलिस इस हवाले से क्या इकदाम उठाती है ये तो भी देखना होगा, लेकिन जो दहशतगर्दी के मुकदमे में इनकी बुरी जमात थी वो अब खारिज हो चुकी है, जिसके बाद अब एक और तलवार इन पर लटक रही है कि किसी पर भी इस मुकदमे में भी गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, अब हमें अपडेट कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से बुरी जमानत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है और जैगम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जैगम साहब, जिस तरह से भी हम देख रहे हैं कल से ही, बल्कि इनफैक्ट खान साहब की गिरफ्तारी के बाद ही तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, चाहे वो असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, फवाद चौधरी हो, सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अभी परवेज इलाही साहब के हवाले से भी हम बात करें कि इनकी गिरफ्तारी को भी हो सकता है कि किया जाए, इनको भी गिरफ्तार। किस तरह से देख रहे हैं आप ये जो मामलात हैं, गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई है? एक तो ये अफसोसनाक है क्योंकि मेरा ख्याल इनमें से अक्सर सियासतदान किसी तरह के वायलेंस में मुलव्वस नहीं है, लेकिन बुनियादी जो बात है वो ये है कि जब कोई सियासी जमात वायलेंस करती है तो वो वायलेंस उसके लिए बेतहाशा तबाहकुन होता है और वापस उसको नुकसान पहुंचाता है। इससे उसके मुखालफों को और हुकूमत को भी जवाब मिलता है कि उसके खिलाफ वो एक्शन ले जिस एक्शन को लेने के वो पहले काबिल नहीं थी, मुश्किल में थी। जिस तरह का वायलेंस PTI के फॉलोअर्स ने किया है, फिर उसके बाद जिस तरह लीडर्स ने उसकी मजम्मत करने से इनकार किया है, उसको रोकने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की, उसको ठंडा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका जवाब देते रहे। अब उसकी वजह से भी हुकूमत के लिए आसान हो गया है कि वो लिंक करें इस वायलेंस को, इस तशद्दुद को लीडरशिप के साथ और उन्हें बंद करें। क्योंकि एक बात तो हमें नजर आती है कि जिस तरीके से कोऑर्डिनेटेड अंदाज में एक तरह के टारगेट्स को मुख्तलिफ शहरों में निशाना बनाया गया, इसका मतलब है इसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग तो मौजूद थी। ठीक, एक सिनेरियो तो ड्रा किया गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या किया जाएगा, किस तरह की जगहों पर हमला किया जाएगा, उससे भी एक जवाब मिला है। लेकिन जैसे जैसे आपको अभी आपके नुमाइंदे बता रहे थे कि इन सबको अभी तक 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है, जो एक तरह की एक कस्टडी होती है थोड़े वक्त के लिए कि ये लोग बाहर जाकर मजीद इश्ताल ना फैलाएं। अच्छा खान साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता इसमें ये भी है, और मैं कल से ये सोच भी रहा हूँ बहैसियत पाकिस्तान का शहरी ये हक भी रखता हूँ जानने का कि जब इतनी बड़ी गिरफ्तारी की जा रही थी तो इसका एक बैकलैश एक्सपेक्ट करना चाहिए था। अगर तहरीक इंसाफ की प्लानिंग पीछे मौजूद थी, जो कि लगता है मौजूद थी कि आपने कहाँ एहतजाज करना है, कहाँ अटैक करना है, तो हमारे इदारे क्यों लाइल्म रहे, इतनी हसास जगहों पे लोगों को जलाओ घिराव करने दिया गया, वो कर पाए, इसकी क्या वजह ठहरी? क्योंकि ये सवाल भी बहुत हद तक लोगों के जहन में आ रहा है कि रियासत ने अपनी रिट इससे पहले कायम क्यों नहीं की। जब रेडियो पाकिस्तान जल गया तो हम कह रहे हैं अब कल तारड़ साहब कह रहे थे मुशीर वजीर आजम के आनी हाथों से निपटेंगे, तो आपने पहले क्यों नहीं रोका? रियासत को अपनी रिट पहले कायम करनी चाहिए थी, तैयारी करनी चाहिए थी। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो एक रिएक्शन है इसको एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए था और इसकी पेशबंदी की जानी चाहिए थी। लेकिन अब से एक स्टेप पीछे भी चले जाएं तो फिर ये भी देखना चाहिए था कि इस वक्त मुल्क जिस तरह के बुहरान में है, जिस तरह का गम और गुस्सा लोगों में है, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के हालात हैं, उसमें कोशिश की जानी चाहिए थी कि मामलात इस तरफ जाएं ही ना। शायद कोशिश की जानी चाहिए थी कि उन्हें अरेस्ट ही ना किया जाए, पहले तफ्तीश की जाए, तफ्तीश के लिए अरेस्ट ना किया जाए, किसी तरीके से मौका दिया जाए कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो आगे की तरफ बढ़े। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी
एक तरह से हमें जवाब दे है कि ऐसे मौके में जब सुलह जुई की तरफ जाने की जरूरत थी वो इस तरफ क्यों गए, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल कौन सी ऐसी जल्दी पड़ गई थी? जल्दी जैगा खान साहब हम आपको इंटरप्ट करेंगे, हम एक ब्रेक लेकिन